हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने बैलेंस ग्रोथ थियोरी के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे अनबैलेंस्ड ग्रोथ थियोरी की, असंतुलित वृद्धि का सिद्धांत। और इस सिद्धांत को प्रोफेसर ए.ओ. हर्शमैन ने क्रिएट किया था। उनके साथ साथ रोस्टोव, किंडलबर्गर और सिंगर जो हैं उन्होंने भी उनका सपोर्ट किया और उन्होंने भी इस थियोरी को आगे बढ़ाया था। अब इस सिद्धांत में ये है, इस थियोरी में ये है कि अल्प विकसित जो देश होते हैं, अंडर डेवलप्ड जो कंट्री होती है, उनके पास कैपिटल की और दूसरे जो सोर्सेज होते हैं उनका अभाव होता है। तो उनकी कमी होने के कारण कुछ ऐसे मेन जो इंडस्ट्रीज़ होती है या मेन जो एरिया होते हैं उन्हीं में ही इसको निवेश किया जाता है। इकोनॉमी के जो प्रमुख क्षेत्र होते हैं उन्हीं में निवेश किया जाना चाहिए और दूसरे जो इतने इम्पॉर्टेंट क्षेत्र नहीं होते हैं उनको उसमें लेटेड किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। अगर सपोज़ बात करें हम इंडस्ट्रियल एरिया की, है ना, कि अगर इंडस्ट्रीज़ डेवलप करने की बात करेंगे और एक तरफ एग्रीकल्चर है, तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को जो इंडस्ट्री है उसको डेवलप करने का बहुत ज़्यादा उसकी तरफ उनका ध्यान रखना होगा उन्हें। तो अब क्या होगा कि अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ है तो वो तो हर तरह से ग्रोथ करती है, लेकिन अंडर डेवलप्ड कंट्री होगी तो उसे एक कुछ पर्टिकुलर एरिया है उसमें डेवलप करने का सोचना होगा, ताकि उससे कुछ और छोटे मोटे जो उद्योग वगैरह होते हैं वो भी उसके साथ साथ चलते रहें। तो इसलिए वो प्रमुख क्षेत्र जो है उसी में निवेश करने का सोचते हैं। ठीक है, अब इस बारे में रोस्टोव जो थे उन्होंने अपने कुछ थॉट्स बताए थे और उन्होंने ये कहा था कि ये क्या है, आत्मनिर्भरता के लिए जो निवेश की दर होनी चाहिए इन देशों में वो कितनी होनी चाहिए, 5% से 10% होनी चाहिए या उससे थोड़ी अधिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए मीन्स हम इतना निवेश की दर ये कंट्रीज़ जो है वो इतना रखे या ये अर्थव्यवस्था है वो इतना रखे कि आत्मनिर्भर हो सके 5 से 10% से या फिर इससे अधिक से। अब निवेश से जो संबंधित उद्योग है उनका विकास होना चाहिए और उनमें निवेश होना चाहिए। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि ये जो निवेश दर है इसको 5 से 10% या इससे ज़्यादा रखा जाएगा। मीन्स तब क्या होगा, अर्थव्यवस्था में निवेश से संबंधित उद्योगों का विकास होगा और उनमें ही निवेश बढ़ाया जाएगा। मीन्स अगर उत्पादन बढ़ेगा तो उससे लाभ प्राप्ति होगी, लाभ प्राप्ति होगी मीन्स प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो निवेश में भी और अधिक वृद्धि होगी, इन्वेस्टमेंट जो है वो भी और उसके साथ साथ इंक्रीज़ होता रहेगा। तो इस तरीके से इन बातों को ध्यान में रखते हुए उनको क्या करना है कि इन्वेस्टमेंट की जो रेट है वो उसी अकॉर्डिंग बढ़ानी चाहिए। अब ये कहते हैं कि पुराने जो थियरीज थी और पुराना जो टाइमिंग था उसके अकॉर्डिंग क्या है, विकसित देशों की आर्थिक वृद्धि इसी तरीके से हुई है। जितने भी देश डेवलप्ड हुए हैं उनके अंदर आर्थिक वृद्धि ही प्रमुख बात थी। अब प्रोफेसर हर्शमैन कह रहे हैं कि असंतुलित वृद्धि के सिद्धांत को क्या कहना चाहिए, एक सीरीज़ कहनी चाहिए किसकी, हमें जो सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाता है या इकोनॉमी को जो सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाता है उसकी। मीन्स असंतुलित वृद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन विकास असंतुलनों की श्रृंखला होती है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए असंतुलन आवश्यक है ना, कि एक इकोनॉमी डेवलप हो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम सेटिस्फाइड होकर नहीं बैठ जाएं। सपोज़ अगर स्टडी की ही हम बात करते हैं कि हम ये सोच लें कि बस आज ये जो पढ़ लिया है हमने वो सफिशिएंट है हमारे लिए और इससे जस्ट पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, तो क्या वो सही है? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ पासिंग मार्क्स से नहीं, हमें तो अच्छे स्कोर करना है हमें, है ना, हमें अच्छे मार्क्स चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको एफर्ट लगाना होगा। तो ये भी यहाँ कह रहे हैं और उसके लिए हम सेटिस्फाइड होकर नहीं बैठ सकते। उसी तरीके से यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी अगर बिल्कुल डेवलप्ड हो और अर्थव्यवस्था विकास करे तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो इकोनॉमी और उससे जुड़े जो लोग हैं वो संतुष्ट होकर ना बैठ जाएं। तो असंतुलन आवश्यक है। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी से जो काम किया जाएगा, कुशलतापूर्वक जो चुने गए उद्योग होते हैं उनमें नए निवेश होने का बहुत चांसेस होता है और नए निवेश उससे क्या होते हैं, इफ़ेक्टिव होते हैं। नए निवेश जो हैं उन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, उस चीज़ का प्रभाव पड़ता है और आर्थिक विकास जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना, उसके लिए रास्ते हमारे पास खुलते चले जाते हैं। अब ये जो वेरिएशन वाला जो प्रोग्रेस होता है ना,
जो उतार चढ़ाव वाली जो उन्नति होती है उससे असंतुलन उत्पन्न होता है और जो लास्ट तक भी चलता रहता है ना, कि वेरिएशन हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, कभी प्रोग्रेस हो रही है, कभी डाउन जा रहे हैं, फिर प्रोग्रेस हो रही है। तो ये जो सिस्टम है इसमें इससे क्या होता है, असंतुलन उत्पन्न होता है और ये क्या है, लास्ट तक भी ये चलता रहता है। अब अगर हम इसमें दो कंसेप्ट आ रहे हैं, उसके अंदर फर्स्ट है आपका प्रत्यक्ष उत्पादन क्रियाएं, डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है DPA, देन सेकंड है सोशल कॉस्ट SOC, है ना। तो इन दोनों का इफ़ेक्ट किस तरीके से पड़ता है और ये क्या इस सिद्धांत में इनका क्या इम्पॉर्टेंट रोल है वो हम देखेंगे कि ये जो SOC है उससे हम डिससेटिस्फाइड कैसे होते हैं, वो असंतुलन का स्तर किस तरीके से क्रिएट करता है। तो SOC से क्या मीनिंग है, मीन्स सामाजिक जो लागतें हैं, है ना, सोशल कॉस्ट जो है, उससे हम क्या समझते हैं कि जो बेसिक सर्विसेज होती है, जो आधारभूत सेवाएं होती है, मीन्स अगर हम एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, वाटर फैसिलिटी एक्सेट्रा, राइट। तो इनकी जो हम बात करते हैं उनसे लगाया जाता है किसको, SOC को। इनके बिना प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है वो नहीं चल सकती। इनके बिना क्या होएगा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो उत्पादन क्रियाएं होती है वो संचालित नहीं हो सकती है। अब हमें क्या करना है कि इन SOC में निवेश करना है। क्या करना है, इन SOC में निवेश करना है और उसके लिए DPA में निवेश को हमको इंक्रीज़ करना है, उसको हमको क्या करना है, क्रिएट करना है। DPA में निवेश को हमको क्या करना है, मोटिवेट करना है, प्रोत्साहित करना है। अब उसके लिए अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पावर जो होता है उसके डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है मीन्स उसका अगर हम डेवलपमेंट करेंगे तो उससे कई छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ जो होती है वो इस्टेब्लिश होगी और उनको मोटिवेशन मिलेगा। कई छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ जो है वो डेवलप होती है और उनको मोटिवेशन मिलता है। इसी तरीके से आगे कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती है जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ को अगर हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं तो उससे रिलेटेड छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ पनपती है और उनसे लोगों को रोज़गार मिलता है। रोज़गार मिलेगा तो क्या होगा, हम अच्छी तरह से जानते हैं, इनके इनकम होगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन भी होगा, प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, उससे क्या होएगा, वापस इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होगी, वो इंक्रीज़ होगा। अब SOC में जो निवेश करते हैं और सस्ती सेवाएं जो हैं उनसे DPA में निवेश को मोटिवेशन मिलता है। मतलब SOC में निवेश, सस्ती सेवाओं से DPA में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और वो प्रोत्साहन करेगी उसका। अब ये तो SOC की बात थी। अब हम बात करते हैं कि DPA में जो निवेश होता है उसमें असंतुलन किस तरीके से होता है। DPA में जो इन्वेस्टमेंट होता है उससे डिससेटिस्फैक्शन कैसे होता है। तो कोई भी गवर्नमेंट होती है वो SOC में निवेश की कंपैरिजन में DPA में पहले निवेश करेगी, है ना, क्योंकि वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है। अब उसमें निवेश अगर वो करेगी तो उससे क्या होएगा, SOC की जो फैसिलिटीज़ है उनके अभाव के कारण उत्पादन लागतें बढ़ेगी। SOC की जो फैसिलिटी होती है उनमें जो कमी होती है उनके कारण क्या होएगी, ये कमी है, अगर शिक्षा का स्तर नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं पर नहीं है, विद्युत नहीं है, सिंचाई की कमी है, पानी की कमी है, तो उसके कारण क्या होएगा, उत्पादन लागतें जो है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी और कुछ टाइम के बाद में क्या होएगा, पॉलिटिकल प्रेशर से SOC में निवेश को बाध्य किया जा सकता है, उसको प्रेशराइज किया जा सकता है कि क्या किए करें, SOC में ही निवेश करें। देन अब बात आती है कि इससे क्या होएगा कि जो लाभ प्रत्याशा वो बढ़ेगी। इससे क्या होएगा, लाभ प्रत्याशा बढ़ेगी और उससे क्या होगा, SOC से DPA में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है उसकी वजह से DPA से SOC में इन्वेस्ट किया जाता है, उससे DPA से SOC में इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है ना। अब इन दोनों से हम इनको SOC और DPA को हम एक डायग्राम से देखते हैं कि वो डायग्राम आपको क्या कहता है और किस तरीके से एक्सप्रेस वो हमको कर रहा है। ओके, ये देखिए, अब आपके सामने एक डायग्राम है, इसके अंदर आप देखिए कि आपके OX पे क्या इन्वेस्टमेंट दिखाया है हमने, इन्वेस्टमेंट इन
SOC, OX एक्सिस पे क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑफ SOC मीन्स सामाजिक लागतें जो हैं वो एक्सप्रेस कर रही है ये। अब ये जो OY एक्सिस है इसके ऊपर क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑफ DPA मीन्स जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो OY एक्सिस पे क्रिएट हुई हुई है। आपकी ये जो बिल्कुल 45 डिग्री पे जो लाइन बन रही है वो आपका बैलेंस ग्रोथ पाथ है, मीन्स उसे क्या कहेंगे, वो क्या है, DPA इक्वल्स टू SOC। ये जो आपकी लाइन है ये क्या है, DPA इक्वल्स टू SOC ये आपकी है ना। नाउ अब हम बात करते हैं कि ये जो किसको बता रही है, SOC किसको बता रही है, एक्सेस जो पावर होता है, एक्सेस जो कैपेसिटी होती है उसको बता रही है ना। और इन्वेस्टमेंट जो OY एक्सेस जो है उस पर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ये पावर उत्पादन लागतों को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या बता रहे हैं कि DPA और ये जो लाइन है आपकी 45 डिग्री पे जो लाइन बनी हुई है DPA इक्वल्स टू SOC, ये किसको, बैलेंस जो ग्रोथ होता है उसको क्रिएट कर रही है, ठीक है, उसको बता रही है कि बैलेंस ग्रोथ किस तरीके से होता है। नाउ अब हम बात करते हैं कि ये जो आपके कर्व बने हैं, आपका A कर्व बना है, आपका B बना है, आपका C बना है, ओके। ये जो आपके कर्व हैं ये क्या है, ये इकोनॉमी में नेशनल इनकम के जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं उनको एक्सप्रेस कर रही है। ये आपके A, B और C, ये जो आपके कर्व बन रहे हैं AA, BB, CC, ये जो आपके कर्व बन रहे हैं ये क्या है, ये इकोनॉमी में जो नेशनल इनकम होती है, जो राष्ट्रीय आय होती है, उसके जो विभिन्न स्टेजेस होती हैं उनको एक्सप्रेस कर रही है। नाउ अब हम बात करते हैं कि जो उत्पादन करके आय प्राप्त की जा सकती है उनको किससे एक्सप्रेस किया गया है, उनको इन AA, BB और CC से एक्सप्रेस किया गया है, जो सममात्रा वक्र है, ओके। क्या है, जो उत्पादन करके आय प्राप्त होती है ना, उसके संयोग बता रहे हैं, उसके कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, क्या चीज़, AA, BB और CC, इनको कहते हैं सममात्रा वक्र। नाउ अब हम बात करते हैं कि जैसे ही निवेश किया जाएगा, ठीक है, जब AA पे निवेश हो रहा है तो आप देखिए मीन्स SOC पे जब निवेश किया जाएगा तो वो कहाँ से कहाँ एक्सप्रेस हो रहा है, इस D से इस E पे एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। और DPA में जब इन्वेस्ट किया जाएगा तो वो D से F को क्रिएट कर रहा है ना। नाउ उसी तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाएगा तो वो आगे खसक के कहाँ आएगा, B कर्व पे आएगा, और वो कहाँ से एक्सप्रेस हो रहा है, वो आपका G से H तक एक्सप्रेस हो रहा है, कहाँ, SOC में, और DPA में कहाँ एक्सप्रेस हो रहा है आपका, वो आपके I से लेके कहाँ आ रहा है, G तक आ रहा है, ठीक है। तो अब उसी तरीके से अगर हम SOC की बात करते हैं तो ये D से E पे है, उसी तरीके से अगर हम DPA की बात करेंगे तो ये D से F पे बन रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका डायग्राम है ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ये एक्सप्रेस कर रहा है कि जो SOC से DPA क्रिएट हो रहा है, मीन्स इस SOC से जो DPA क्रिएट हो रहा है, मीन्स इस DE से जो DF लाइन बन रही है वो क्या है, वो SOC की एक्सेस कैपेसिटी है, इसकी किसकी, SOC की अतिरिक्त क्षमता है, एक्सेस कैपेसिटी है। अब DPA से SOC पे जो बन रहा है, DPA से जो SOC पे बनेगा वो क्या है, वो SOC की कमी होती है। अब हर्षमैन कह रहे हैं कि SOC और DPA का एक साथ विस्तार नहीं किया जा सकता, उनको एक साथ एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। हर्षमैन ने क्या बताया है कि इस SOC और इस DPA को एक साथ एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है, ओके। अब अगर हम बात करते हैं इसी फॉर्मूले से रिलेटेड कंक्लूजन की, इसी डायग्राम से रिलेटेड कंक्लूजन की, तो वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ये जो हमने बनाया है, हमने जो ये ABEGC जो हमने वे बनाया है वो SOC को A से E तक बढ़ाए और DPA में A से D तक, तो वो क्या होंगे, हमको क्या मिल जाएंगे, सेटिस्फैक्शन पॉइंट मिल जाएंगे, हमको सेटिस्फैक्शन पॉइंट मिल जाएंगे। वो कौन से हैं, ये देखिए, ये आपके सेटिस्फैक्शन पॉइंट कहाँ दिख रहे हैं हमको, सेटिस्फैक्शन पॉइंट हमको दिख रहे हैं ये D पे, ठीक है, इस D पे दिख रहा है हमको, इस G पे दिख रहा है हमको, और यहाँ हमको F, फिर G, इधर J और E, इधर हमको ये दिख रहे हैं। मीन्स ये किस पे बन रहे हैं, और ये जो बन रहे हैं उनसे क्या क्रिएट हो रहा है, मीन्स कि राष्ट्रीय उत्पादन जो है
नेशनल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? ए पे और बी पे, इन दोनों पे वो क्रिएट हो रहा है। अब एसओसी को बढ़ा के बी से जी पे जब हम लाएंगे तो हमारा संतुलन बिंदु क्या है? सी। जब हम एसओसी को बढ़ा के, इस एसओसी को बढ़ा रहे हैं हम, ओके, इस एसओसी को बढ़ा के हम कहाँ? बी से जी पे ला रहे हैं। मीन्स यहाँ ये जो बी है, मीन्स एफ से हम जी पे, इस बी कर्व में एफ से जी पे ला रहे हैं हम, तो उसका संतुलन बिंदु कहाँ आ रहा है? उसका संतुलन बिंदु कहाँ आ रहा है आपका? हमारा ये यहाँ पे आ रहा है के पे, ठीक है। अब ये जो डीपीए से एसओसी जो है वो कैसे बन रहा है? डीपीए से एसओसी जो है वो कैसे बन रहा है? वो बन रहा है डी एफ जी ई जे, ओके। वो क्या बन रहा है? डी एफ जी ई और ए बन रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये है, क्या है आपका संतुलन बिंदु आपका क्रिएट होता है, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं कि ये जो आपका थियरी है ये किस तरीके से इकोनॉमी में एसओसी और डीपीए को क्रिएट करती है। ये बताती है कि कंक्लूजन रूप में अगर हम बात करें, समअप अगर हम करें इसको, थियरी को, तो ये कहा गया है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है, जो बैकवर्ड कंट्रीज़ होती है, उनको कुछ जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, उनमें उनको इन्वेस्टमेंट करना है। क्यों? क्योंकि उनके पास साधन लिमिटेड है, उनके पास कैपिटल की कमी होती है, और अगर वो संतुलन करके बैठ जाएंगे, वो सेटिस्फैक्शन से बैठेंगे, तो वो डेवलप नहीं हो सकते हैं। डेवलप होने के लिए, कंटिन्यूस प्रोग्रेस के लिए उनको क्या चाहिए? उनको सोर्सेज चाहिए, और उन सोर्सेज को उनको क्या करना है? प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ाना है, ओके। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट थियरी देखेंगे, ठीक, ओके। थैंक यू।